भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र अपना भारत था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले जिसका अस्तित्व था, दुनिया जिसे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी, 90 लाख से ज्यादा पुस्तकों का भंडार, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7 शताब्दियों से भी लंबा रहा है, जिसे आज हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा का खंडहर के नाम से जानते हैं। आज ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित है। आए दिन इतिहास के पन्नों को पलटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले में नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस का उद्घाटन किया, जो सदियों बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नई पहचान मिली। लेकिन क्या आप उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जानते हैं जिसके टक्कर की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी आज तक दुनिया में हो न सकी? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाड़ा नॉलेज। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 427 में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की गई थी, जो विद्वान, भिक्षुओं और शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा से लगभग 800 से अधिक वर्षों तक शिक्षा प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि इसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वानों को अपने परिसर में आकर्षित किया था। उन विद्वानों ने नालंदा के माहौल, वास्तुकला और शिक्षा के साथ साथ नालंदा के शिक्षकों के गहन ज्ञान के बारे में भी अभिलेख छोड़े हैं। सबसे विस्तृत विवरण चीनी विद्वानों से प्राप्त हुए हैं। हेनसांग और इत्सिंग, ये दोनों 7वीं शताब्दी में शिक्षा ग्रहण करने नालंदा आए थे। चीन लौटने के बाद दोनों नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इनमें कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए धर्मगूंज नाम की एक लाइब्रेरी थी, जिसका मतलब सत्य का पर्वत से था। 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय, जिसमें 3 भाग थे, जिनका नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर थे। इस पुस्तकालय में 90 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थीं। इतने अधिक पुस्तक थे कि कहा जाता है लाइब्रेरी 3 महीने तक आग में जलता रहा। इस आग में कितने नॉलेज, आइडियाज, फॉर्मूला तथा साइंटिफिक रिसर्च जला दिया गया, जो दुनिया को फ्यूचर में मदद मिल सकती थी। भारतीय चिकित्सा प्रणाली यानी आयुर्वेद के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय में काफी कुछ सिखाया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी का परिसर प्रार्थना कक्षा और व्याख्यान कक्षों से घिरा एवं काफी खुला हुआ था, लेकिन बाहर से यह कैले जैसा था। इस डिजाइन को दूसरे बौद्ध संस्थानों ने भी अपनाया। यहां इस्तेमाल हुए प्लास्टर की तकनीक ने थाईलैंड की स्थापत्य कला पर असर डाला और धातु कला तिब्बत और मलाया प्रायद्वीप तक पहुंची। आर्यभट्ट, शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, जो शिक्षा, उपदेश तथा बौद्ध दर्शन का प्रचार करने के लिए नियमित तौर पर अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे स्थानों पर भेजती थी, जिससे प्राचीन सांस्कृतिक आदान प्रदान की वजह से बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलने और स्थापित होने में मदद मिली। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय पर एक हमला नहीं, इस पर 5वीं शताब्दी में मिहिरकुल के नेतृत्व में हूणों द्वारा संपत्ति लूटने के लिए हमला किया था।
इसके बाद 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा द्वारा आक्रमण उस समय शैव हिंदू संप्रदाय और बौद्धों के बीच बढ़ती दुश्मनी का परिणाम था। हालांकि दोनों अवसरों पर इमारतों का पुनर्निर्माण किया गया। गुप्त वंश के शासकों से मिलने वाली मदद के चलते सुविधाओं का विस्तार भी किया गया, लेकिन 1390 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की सैन्य टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी का परिसर इतना विशाल था कि कहा जाता है हमलावरों के आग लगाने के बाद परिसर 3 महीने तक चलता रहा। तीसरा हमला ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। इसके बाद नालंदा धीरे धीरे गुमनामी में डूबता गया। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने इसके बारे में पता लगाया और बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन अवशेषों की पहचान प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में की। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सर ने प्राचीन नालंदा के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखे थे। प्राचीन नालंदा की पुनर्स्थापना की मांग करते हुए सहमत विचार आना शुरू हुआ। सबसे पहले सिंगापुर सरकार से, फिर जनवरी 2007 में आयोजित फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के 16 सदस्य देशों के नेताओं से मिली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसका जिम्मा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को दी। उनकी अध्यक्षता में नालंदा मेंटोर ग्रुप की स्थापना की गई। आगे चलकर भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्थान पर विश्वविद्यालय परिसर के लिए 455 एकड़ जमीन आवंटित करने में देर नहीं लगाई। B.RB दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला का डिजाइन तैयार किया है। साथ ही विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत किया है। यह एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जौरी कैंपस है। कई एकड़ हरियाली और 100 एकड़ जल निकायों में फैला हुआ है, जो वास्तव में सीखने का निवास है। आशा करता हूं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए बड़ा नॉलेज से जुड़े रहें। धन्यवाद।